गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं करण सिंह आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी सेकेंड ईयर की इलेक्ट्रॉनिक्स की क्लास में हम लोग यूनिट फर्स्ट में इलेक्ट्रिक सर्किट का एनालिसिस देख रहे हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट्स के एनालिसिस के लिए हम लोगों ने किरचॉफ के नियम देखे हैं पहले भी। किरचॉफ के नियम हालांकि सरल परिपथों को हल करने में ही ज्यादा उचित है। ओके, किरचॉफ के नियमों की सहायता से जटिल परिपथों को यदि हम हल करने का प्रयास करेंगे तो उसमें अत्यधिक कठिनाई आती है। अतः हमें विभिन्न जाल प्रमेयों की सहायता लेनी होती है और इन विभिन्न जाल प्रमेयों में से कोई एक प्रमेय अध्यारोपण का प्रमेय हम आज देखने वाले हैं। ठीक है, ये जो जाल प्रमेय है, अध्यारोपण का प्रमेय है, ये विद्युत परिपथों को हल करने में हेल्प करते हैं। मतलब परिपथ में धारा का मान या वोल्टता का मान ज्ञात करने में हेल्प करते हैं। तो हम अध्यारोपण का प्रमेय देखेंगे। इसमें हम कथन, प्रूफ और इस पर आधारित एग्जाम्पल देखने वाले हैं। ठीक है, तो अध्यारोपण का प्रमेय कंप्लीट हो जाएगा। कथन देखते हैं सबसे पहले। कथन यह है अध्यारोपण के प्रमेय का, यदि रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में, अब रैखिक प्रतिबाधाएं किसको कहते हैं? वे वैद्युतीय अवयव जिनके लिए विभवांतर और धारा के बीच रैखिक संबंध होता है, जैसे प्रतिरोध, प्रेरक और संधायित्र। सही है। रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में, रैखिक प्रतिबाधाओं का जाल मतलब विद्युत परिपथ, और रैखिक प्रतिबाधाओं का जाल का मतलब है ऐसा विद्युत परिपथ जिसमें प्रतिरोध, प्रेरक या संधायित्र जुड़े हों, डायोड, ट्रांजिस्टर नहीं जुड़े हों। सही। रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में दो या दो से अधिक जनित्र जुड़े हों। जैसे इस परिपथ को देखें आप, इधर दो सेल जुड़े हैं, एक सेल है विद्युत वाहक बल E1, दूसरा सेल है विद्युत वाहक बल इसका E2, तो इधर दो जनित्र जुड़े हैं। तो रैखिक प्रतिबाधाओं के जाल में यदि दो या दो से ज्यादा जनित्र जुड़े हों तो उसके किसी बिंदु से किसी अवयव में प्रवाहित धारा, जैसे Z1 ही एक अवयव है और इसमें बहने वाली धारा I1 है, धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होता है जो कि प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है, जबकि दूसरे जनित्रों की आंतरिक प्रतिबाधाओं को, दूसरे जनित्रों को उनकी आंतरिक प्रतिबाधाओं से क्या कर दिया गया है? प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो आप समझने का प्रयास करना कि कथन क्या कहता है। देखो, ये एक जाल है। ये कैसी प्रतिबाधाएं हैं? रैखिक प्रतिबाधाएं, मतलब वास्तव में इधर या तो प्रेरक, प्रतिरोध या संधायित्र, तीनों में से कोई सा एक हो सकता है। प्रतिबाधा ले रहा हूं, इसका मतलब है कोई सा भी एक अवयव है, प्रेरक, संधायित्र और प्रतिरोध में से। ठीक है, चलो। Z1 ये एक प्रतिबाधा है, Z2 प्रतिबाधा है, Z3 प्रतिबाधा है। इधर दो सेल जुड़े, E1 और E2 इनके विद्युत वाहक बल है और इनकी आंतरिक प्रतिबाधाएं नगण्य है। सही। हम देखने वाले, अभी देखो E1 और E2 जुड़े हैं तो ऑब्वियस सी बात है Z1 में कोई धारा प्रवाहित होगी, Z2 में कोई धारा प्रवाहित होगी। ठीक है ना। Z3 में कोई धारा प्रवाहित होगी। देखो, E1 के कारण मान लेते हैं धारा प्रवाहित होकर आई I1, E2 के कारण इधर धारा प्रवाहित होकर आई I2, और E3 में कितनी धारा प्रवाहित होगी? I3, जो क्या है? I1 प्लस I2। ठीक है, तो किसी एक अवयव में बहने वाली धारा, हम I1 की बात करेंगे, किसी एक अवयव में बहने वाली धारा I1 का मान, किसी एक अवयव में बहने वाली धारा का मान उन सब धाराओं के योग के बराबर होती है जो प्रत्येक जनित्र के कारण प्रवाहित होती है। लेकिन शर्त क्या है? जबकि एक जनित्र के कारण धारा निकालते टाइम दूसरे जनित्र को हम हटा देंगे और वहां पर यदि उसकी आंतरिक प्रतिबाधा है तो लिख देंगे। जैसे आप देखो, मैं जब E1 सेल की बात करूंगा तो मैं E2 सेल को हटा दूंगा। ठीक है, और अब E1 सेल के कारण धारा प्रवाहित होगी। मान लेते हैं Z1 में I1 डैश धारा प्रवाहित हो रही है, Z2 में I2 डैश धारा प्रवाहित हो रही है और Z3 में I3 डैश धारा प्रवाहित हो रही है E1 सेल के कारण। सही है। अच्छा, इसी तरह ये तो मैंने तब I1 डैश निकाला जब E1 सेल जुड़ा है परिपथ में, कोई सा एक जनित्र जुड़ा है। अब दूसरा जनित्र जोड़कर देखते हैं, E2 जनित्र जोड़कर देखते हैं। तो मान लेते हैं E2 जनित्र के कारण, क्योंकि प्लस इधर है, करंट हमेशा प्लस से निकलता है और माइनस में एंटर करता है, तो प्लस से निकलेगा करंट। ये मान लेते हैं I2 डबल डैश है। सही है, I2 डबल डैश है। Z1 में जो धारा बह रही है उसको I1 डबल डैश लिख लेता हूं और यहां पर I3 डबल डैश लिख लेता हूं। ठीक है, ओके। यहां पर I2 डैश दो भागों में बट गई, I1 डबल डैश और I3 डबल डैश में। क्लियर है यहां तक की बातें? तो देखो, कथन के अनुसार हम लिखें I1 की बात करें हम लोग तो किस प्रकार से कथन है वो समझे कि किसी एक अवयव में बहने वाली धारा का मान
अलग अलग जनित्रों के कारण उसी अवयव में बहने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होगा, जबकि दूसरे जनित्रों को क्या कर देंगे, वहां से हटा देंगे। तो जब E1 जुड़ा है तो Z1 में कितनी धारा बह रही है, I1 डैश, और E2 सेल जुड़ा है तो Z1 में कितनी धारा बह रही है, मान लेते हैं I1 डबल डैश। ऑब्वियस सी बात है, सेल अलग अलग है तो Z1 में इन दोनों के कारण अलग अलग धारा बहेगी यदि दूसरे सेलों को हटा दें तो। सही है। तो अध्यारोपण का प्रमेय कहता है कि Z1 में I1 कितना बहेगा, Z1 में I1 होगा, क्योंकि I1 डबल डैश और I1 डैश की दिशा एक दूसरे के विपरीत है ना, तो I1 बराबर होगा I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। सही है। कुल धारा किसी एक अवयव में अलग अलग जनित्रों के कारण बहने वाली धाराओं के योग के बराबर होगी। अच्छा, I2 डबल डैश निकाल कर देखें। देखो Z2 में हमने धारा कितनी मानी हुई है, I2, तो I2 बराबर क्या होगा, E1 के कारण बहने वाली धारा I2 डैश और E2 के कारण बहने वाली धारा I2 डबल डैश, क्योंकि दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत है इसलिए माइनस। I3 के मान देखते हैं, I3 बराबर क्या होगा, देखो E1 के कारण बहने वाली धारा क्या है, I1 डैश, और E2 के कारण बहने वाली धारा क्या है, I3 डबल डैश। सही है ना, और I3 डैश और I3 डबल डैश एक ही दिशा में है तो I3 बराबर क्या होगा, I3 डैश प्लस I3 डबल डैश। तो इस प्रकार से अध्यारोपण का प्रमेय लगाकर हम किसी भी अवयव में प्रवाहित होने वाली धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये तो है अध्यारोपण के प्रमेय का कथन। अब इसके बाद अध्यारोपण के प्रमेय के कथन को हम प्रूव करेंगे। ठीक है, ओके। अब हम अध्यारोपण के प्रमेय का प्रूफ देखने वाले हैं। तो मैंने एक जाल यूज किया, यहाँ पर जाल लिया है, ठीक है, वही जाल लिया है जो अभी हमने बनाया था थोड़ी देर पहले कथन को एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, यहाँ पर दो सेल है जिनके विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, ठीक है, और प्रतिबाधाएं 3 है, Z1, Z2 और Z3। धाराएं बह रही है Z1 में I1, Z2 में I2 और Z3 में I3 बह रही है। और यहाँ पर I3 जो है वो क्या है, I3 क्योंकि I1 से भी देखो यहाँ पर दो धाराएं आ रही हैं और I3 जा रही है, तो किरचॉफ के नियम के अनुसार I3 बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 हो जाएगा। सही। अब हम लोग यदि यहाँ पर किरचॉफ दोनों लूपों में, दो लूप है इधर, लूप 1 और 2, देखो प्रूफ कैसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास इससे पहले क्या तरीका है प्रमेय को, किसी भी परिपथ को हल करने का, किरचॉफ के नियम। यदि किरचॉफ के नियम से I1, I2, I3 का जो मान मिलता है वही मान यदि हमें अध्यारोपण के प्रमेय से मिल जाता है तो हम कहेंगे कि अध्यारोपण का प्रमेय सही है। तो पहले हम किरचॉफ के नियम से I1, I2, I3 ज्ञात करेंगे, फिर अध्यारोपण के प्रमेय से ज्ञात करेंगे। यदि दोनों का मैच करता है तो सही, अध्यारोपण का प्रमेय सही है। तो चलो देखते हैं। तो मैंने किरचॉफ का नियम लगाया लूप 1 में और लूप 2 में। किरचॉफ का नियम लगाया लूप 1 में, तो देखो क्या मिलेगा आपको, मैंने पहले ही बताया हुआ है। हम लोग क्लॉकवाइज दिशा में चलते हैं। पहले Z1 पर चले हम लोग, धारा की दिशा हमारी दिशा सेम है, तो माइनस I1 Z1, क्लियर। फिर हम लोग Z3 में आएंगे, तो Z3 में I3 नीचे आ रही है, I3 बराबर I1 प्लस I2 है। धारा की दिशा और हमारी दिशा सेम ही है, हम लोग भी नीचे आ रहे हैं, धारा भी नीचे आ रही है, तो माइनस I1 प्लस I2 इंटू Z3। ओके, इस भुजा में कोई अवयव नहीं जुड़ा इसलिए अवॉइड कर देंगे। सेल में माइनस से प्लस जा रहे हैं तो प्लस E1 बराबर 0, क्लियर है। तो यहां से क्या आ जाएगा, I1 Z1 माइनस I1 Z3 और प्लस हो जाएगा क्योंकि पक्षांतरण कर लेंगे, तो I1 Z1 I1 Z3 प्लस I2 Z3 बराबर E1। ओके, तो यहां से I1 इंटू Z1 प्लस Z3 और प्लस I2 इंटू Z3 बराबर E1। समीकरण नंबर मार्क कर लेता हूं 1। ये हमने कहां से प्राप्त किया, लूप 1 से। सही। लूप 2 से निकाल लेते हैं, लूप 2 से। तो लूप 2 को यदि हम यूज करेंगे तो देखो इसमें हम लोग चल रहे हैं इस तरफ क्लॉकवाइज और करंट बह रहा है Z2 में विपरीत दिशा में, इसलिए प्लस I2 Z2। अभी देखो हम लोग प्लस से माइनस चल रहे हैं इसलिए माइनस आएगा, माइनस E2। इस भुजा में कोई अवयव नहीं जुड़ा है इसलिए इसको छोड़ देंगे। Z3 में करंट की दिशा और हमारी दिशा विपरीत है इसलिए प्लस I3 का वैल्यू क्या है, I1 प्लस I2 इंटू Z3 बराबर 0 हो जाएगा। और यदि हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये हो जाएगा I2 Z2 माइनस प्लस I1 Z3 और प्लस I2 Z3 और बराबर E2
बराबर E2। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देखो I2 Z2 और प्लस I1 प्लस I2 Z3 और बराबर E2। सही है। तो इस प्रकार से हमारे पास कितने इक्वेशन आ गए, 2 इक्वेशंस आ चुके हैं। सही है। अब इन इक्वेशंस को जब हम हल करेंगे तो हमें I1 और I2 का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। और I1 I2 का क्या वैल्यू प्राप्त होगा, चलो मैथमेटिक्स कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लोग मैथ सॉल्व करेंगे ना, तो पता है क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए आप लोग समीकरण 1 से हम लोग I2 का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से I2 का मान क्या होगा, देखो ये जो मान है I1 Z1 प्लस Z2 उधर जाएगा तो E1 माइनस हो जाएगा, E1 माइनस I1 Z1 प्लस Z3, पक्षांतरण कर लेंगे इस मान का। क्लियर है यहाँ तक। और जो Z3 है वो क्या चला जाएगा, E1 माइनस I1 इंटू Z1 प्लस Z3 के भाग में चला जाएगा Z3। सही है। I2 यहाँ से निकल जाएगा इक्वेशन 1 से। गणित है भाई सिंपल। I2 का जो वैल्यू है वो हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 2 क्या है हमारे पास, I2 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस I1 इंटू Z3 बराबर E2। सही है। अब इस इक्वेशन में हम लोग किसका मान रख देते हैं, I2 का मान रख देते हैं जो हमने अभी भी निकाला है। तो देखो Z2 प्लस Z3 इंटू E1 माइनस I1 इंटू Z1 प्लस Z3 अपॉन Z3, ये मान जो है I2 का हमने यहाँ पर रख दिया है समीकरण 2 में। ठीक है। और I1 Z3 है ही। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं Z3 को, तो ये इधर हो जाएगा I1 Z3 क्यूब। देखो I1 Z3 क्यूब और ये जो Z3 है ये E2 के साथ इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये इस प्रकार का आ जाएगा E1 इंटू, देखो इसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो Z2 प्लस Z3 माइनस I1 इंटू Z1 प्लस Z3 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस I1 Z3 है ही और E2 Z3 भी एज इट इज है ही। अब मैं क्या कर रहा हूं, देखो आप लोग, मैंने क्या किया, अभी I1 Z3 को इधर लिख लिया आगे। ओके, और ये जो मैंने Z1 प्लस Z3 और Z2 प्लस Z3 को मैंने सॉल्व कर लिया और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। तो I1 इंटू माइनस Z1 Z2 माइनस Z2 Z3 और माइनस Z1 Z3 और माइनस Z3 क्यूब, और जो E1 Z2 प्लस Z3 है इसको इधर लेकर आऊंगा तो माइनस E1 इंटू Z2 प्लस Z3 हो जाएगा। सही। अब देखो ये माइनस में कॉमन ले लेता हूं तो I1 इंटू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ओके, माइनस को हटाता हूं तो E1 इंटू Z2 प्लस Z3 आगे आ जाएगा और E2 पीछे चला जाएगा। तो E1 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस E2 इंटू Z3 बाई Z1 प्लस Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 प्लस Z3 Z1 आ जाएगा क्या, I1 का मान। सॉरी, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं। I1 क्या मिला हमें, E1 Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 इंटू Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। इस प्रकार से हमें I1 का मान प्राप्त हो जाएगा। और ये जो I1 का मान प्राप्त हुआ है इस मान को हम लोग समीकरण 3 में रखेंगे। I1 का मान यहाँ रख कर सॉल्व करेंगे तो I2 का मान क्या मिलेगा हमें, देखो I2 का मान मिलेगा Z1 प्लस Z3 E2 माइनस E1 Z3 बाई Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ओके, ये दो समीकरण हमें प्राप्त हो गए, मतलब I1 और I2 के मान हमें प्राप्त हो गए हैं किरचॉफ के नियम की सहायता से। अब हम लोग ये तो किरचॉफ के नियम से हमने सॉल्व किया, मतलब जो ट्रेडिशनल मेथड है उसकी हेल्प से इस परिपथ को हल किया। अब हम लोग अध्यारोपण के प्रमेय की हेल्प से यही समीकरण को सॉल्व करेंगे, मतलब I1 और I2 का मान ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। यदि I1 I2 का मान अध्यारोपण के प्रमेय से भी वही मिलता है तो फिर हम कहेंगे कि अध्यारोपण का प्रमेय सही है। ओके, तो चलो अध्यारोपण के प्रमेय से सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखें अभी हमने I1 I2 का मान निकाला किरचॉफ के नियम से, अब अध्यारोपण का प्रमेय लगाएंगे। अध्यारोपण का प्रमेय क्या कहता है कि आप पहले एक सेल जोड़ो, दूसरे सेल को हटा दो, फिर दूसरे सेल को जोड़ो और पहले सेल को हटा दो। सही है ना, एक बार एक सेल को जोड़ो फिर दूसरे सेल को जोड़ो, एक पहले सेल को जोड़ते हो तो दूसरे को हटा दो, दूसरे को जोड़ते हो तो पहले को हटा दो। सही है। अब यदि हम लोगों ने E1 सेल जोड़ा तो हमें E1 के कारण Z1 में धारा मिलेगी I1 डैश, Z2 में I2 डैश, Z3 में I3 डैश। क्लियर है। हम Z1 में जो धारा है I1 डैश इसकी बात करेंगे। तो देखो यहाँ पर आप लोग I1 डैश का मान निकालना चाहते हो तो देखें आप लोग कि Z2 और Z3 समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में प्रतिरोध होता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो दो प्रतिरोध है, सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, Z2 Z3 बाय Z2 प्लस Z3। सही है। Z2 और Z3 को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ठीक है। अब आप देखिए Z1
Z1 और Z2 Z3 अपॉन Z2 Z2 प्लस Z3 ये श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और ये सेल है और ये करंट है I1 डैश। तो I1 डैश बराबर क्या आ जाएगा, सेल बटा प्रतिरोध, सेल बटा प्रतिबाधा, विद्युत वाहक बल बटा प्रतिबाधा। तो I1 डैश बराबर क्या आ जाएगा, E1 बटा Z1 प्लस Z2 Z3 अपॉन Z2 प्लस Z3। मतलब इन दोनों प्रतिबाधाओं को यदि जोड़ देंगे और उन प्रतिबाधाओं का भाग विद्युत वाहक बल में लगा देंगे तो I1 डैश का मान मिल जाएगा। और यहां से I1 डैश का मान क्या मिलेगा, देखिए हम लोग और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एलसीएम लेंगे ना तो E1 इंटू Z2 प्लस Z3 बनेगा अपॉन Z2 प्लस Z3 Z1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 और प्लस Z2 Z3। इसे सीक्वेंस में लिखे ना तो मैं Z1 Z2 और Z2 Z3 को तो एक साथ लिख लेता हूं और Z3 Z1 को एक साथ लिख लेता हूं, सही है ना। तो I1 डैश का मान क्या आया, E1 इंटू Z2 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। I1 डैश का मान मिल गया हमें। जब हमने E1 सेल जोड़ा तो Z1 में बहने वाली धारा E1 के कारण I1 डैश है और वो मान हमने अध्यारोपण के प्रमेय से सॉल्व किया, इतना I1 डैश निकाल लिया। अब सेल 2 को जोड़ेंगे, सेल 2 को जोड़ेंगे, E2 सेल को जोड़ेंगे तो धारा इस बार सेल 2 के कारण इस प्रकार से प्रवाहित होगी। ओके, मतलब Z2 से धारा प्रवाहित होगी और Z2 से धारा मान लेते हैं I2 डबल डैश है, I2 डबल डैश 2 भागों में बटेगी, I3 डबल डैश और I1 डबल डैश में। हमें Z1 के लिए ही बात करनी है तो I1 डबल डैश का मान हमें ज्ञात करना होगा, क्योंकि हम Z1 में ही धारा यानी I1 की बात करने वाले हैं। तो E1 से भी Z1 में धारा I1 डैश निकाला और E2 के कारण भी Z1 में धारा I1 डबल डैश निकालेंगे, क्योंकि सेल अलग अलग हैं तो धारा भी अलग अलग होगी, ऑब्वियस सी बात है। अब देखो इधर कंसेप्ट क्या यूज करने वाला हूं, देखो I1 डबल डैश का मान ज्ञात करने के लिए आप देखो Z1 और Z3 ये दोनों किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। ओके, जब भी 1-1 और 2-2 इस प्रकार से संयोजन होना, इस प्रकार का संयोजन हो, इस प्रकार का संयोजन हो तो उसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। और समांतर क्रम में विभवांतर समान होता है, मतलब धारा गुणा प्रतिरोध बराबर धारा गुणा प्रतिरोध। तो Z1 प्रतिबाधा है और धारा कितनी है, I1 डबल डैश। तो I1 डबल डैश इंटू Z1 ये विभवांतर हो गया Z1 पर, ये बराबर होगा Z3 पर विभवांतर के। तो Z3 इंटू Z3 में बहने वाली धारा I3 डबल डैश है और I3 डबल डैश के लिए क्या लिख सकता हूं, I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश। ओके, मतलब I2 डबल डैश में से I1 डबल डैश माइनस हो जाएगा तभी तो I3 डबल डैश मिलेगा, सही है ना। तो I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश इंटू Z3 बराबर I1 डबल डैश इंटू Z1। मतलब मैं लिख देता हूं, जैसे मान लो ये इसको 3 नाम दे देता हूं, इसको 1 नाम दे देता हूं, तो हम कह सकते हैं कि 1 पर विभवांतर बराबर होता है 3 पर विभवांतर। क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर क्रम में है। ओके, समांतर क्रम में विभवांतर लिखा V1 और समांतर क्रम में विभवांतर लिखा V3, ये दोनों बराबर है। इनको यदि बराबर करते हैं तो हमें I1 डबल डैश का मान क्या मिलता है, देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, Z3 को मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो ये क्या आ जाएगा, I2 डबल डैश माइनस I1 डबल डैश Z3, I2 डबल डैश Z3 प्लस I2 डबल डैश Z1। एक्चुअली हमने क्या किया है इधर, सर 1 मिनट रुको। हाँ, तो हमने क्या किया इसमें, देखो हमने Z3 को मल्टीप्लाई किया I2 डबल डैश Z3, I1 डबल डैश Z3 बराबर I1 डबल डैश Z1 और I1 डबल डैश Z1 को इधर लिया पक्षांतरण किया तो ये हो गया I1 डबल डैश Z3 प्लस I1 डबल डैश Z1। ओके, I1 डबल डैश Z1। ओके, और I2 डबल डैश इंटू Z3 दूसरी तरफ रह जाएगा, सही। यहां से I1 डबल डैश का मान क्या आ जाएगा, Z3 बटा Z1 प्लस Z3 कॉमन आ जाएगा, उसको नीचे ले जाएंगे तो I1 डबल डैश बराबर आ जाएगा Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू I2 डबल डैश। ओके, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप लोग करेंगे तो समझ में आ जाएगा, इतना कुछ कठिन नहीं है, सही।
I1 डबल डैश बराबर आ गया Z3 बटा Z1 प्लस Z3 इंटू I2 डबल डैश, ये I2 डबल डैश गुणा में है तो हमें I2 डबल डैश का भी मान ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखें I2 डबल डैश क्या होगा, E2 सेल के कारण बहने वाली कुल धारा है। तो देखो Z1 और Z3 तो समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में प्रतिरोध हो जाएगा Z1 Z2 अपॉन Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। ओके, और ये दोनों प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध जो है वो Z2 के साथ श्रेणी क्रम में है, तो कुल प्रतिरोध हो जाएगा इधर Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। तो I2 डबल डैश आ जाएगा विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिबाधा। तो I2 डबल डैश बराबर विद्युत वाहक बल बटा कुल प्रतिबाधा Z2 प्लस Z1 और Z3 की तुल्य प्रतिबाधा Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। इसको सॉल्व करेंगे या I2 डबल डैश का मान यहाँ पर रखेंगे तो I1 डबल डैश आ जाएगा Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू E2 अपॉन Z2 प्लस Z1 Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा, जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब इसको आगे हम सॉल्व कर पाएंगे या समझ पाएंगे। तो देखिए आप लोग, इधर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। सर नीचे दिख रहा है क्या, इधर दिख रहा है क्या, यहाँ नहीं भी दिख रहा तो थोड़ा नीचे कर देना सर। तो इधर देखें I1 डबल डैश बराबर क्या आ जाएगा, देखें आप लोग, देखो Z3 अपॉन Z1 प्लस Z3 इंटू, आप देखें यदि हम लोग एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3। ओके, तो ये हो जाएगा इंटू E2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 और प्लस Z1 Z3, और जो Z1 प्लस Z3 है वो किधर चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो Z1 प्लस Z3। क्लियर है, Z1 प्लस Z3 से Z1 प्लस Z3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो I1 डबल डैश का वैल्यू क्या है आपके पास, E2 इंटू Z3 बटा Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 और प्लस Z1 Z3। ओके, ये क्या आ गया आपके पास, I1 डबल डैश का मान। सही है, ये क्या आ गया आपके पास, I1 डबल डैश का मान। I1 डैश का मान क्या है, मतलब E1 सेल के कारण मान आया धारा का I1 डैश Z1 में, और E2 सेल के कारण Z1 में धारा मिली I1 डबल डैश। अध्यारोपण का प्रमेय कहता है कि अलग अलग सेलों के कारण जो धारा मिली है उस धारा को आप बीजगणितीय योग करेंगे तो कुल धारा प्राप्त हो जाएगी। सही, तो यदि मैं I1 की बात करता हूं तो I1 बराबर क्या मिलेगा, देखो I1 एक दिशा में बह रही है तो I1 डबल डैश जस्ट उसके विपरीत दिशा में है, इसलिए यहां पर I1 बराबर क्या आएगा, परिणामी धारा क्या आएगी, I1 डैश माइनस I1 डबल डैश। ओके, अब मैं यदि इधर I1 डैश और I1 डबल डैश का मान लिखूंगा तो I1 बराबर क्या आएगा, आप देखिए I1 बराबर आएगा I1 डैश का मान E1 इंटू Z1 प्लस Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1 और माइनस I1 डबल डैश का मान क्या है, E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z1 Z3। ओके, ये थोड़ा सा काफी कंजेस्टेड हो गया एक्चुअली ना यहाँ पर आप लोग, लेकिन समझ गए होंगे कि यहाँ पर मैंने I1 डैश और I1 डबल डैश का मान रखा है। या हम इसको सिंप्लीफाई कर कर और लिखे तो क्या मिलेगा, I1 बराबर मिलेगा E1 इंटू Z1 प्लस Z3 और माइनस E2 इंटू Z2 और अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 और प्लस Z3 Z1। ओके, मतलब I1 बराबर मिल गया हमें ये मान। ओके, जिसको मैंने काले बॉक्स में बंद किया है, ये मान मिला हमें I1 का, किस प्रमेय की हेल्प से, अध्यारोपण के प्रमेय की हेल्प से। अब आप देखें किरचॉफ के नियम से हमने I1 का मान क्या प्राप्त किया था, E1 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस E2 Z3 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1, और हमने I1 का मान क्या प्राप्त किया, E1 इंटू, सर बंद करना एक बार, हाँ। तो देखो यहाँ पर एक चीज थोड़ा मिस्टेक हो गई, देखो इधर I1 डैश का मान रखा था तो E1 इंटू Z2 प्लस Z3 था ना, इधर मैंने Z1 लिख दिया तो ये Z2 ही है यहाँ पर। तो I1 बराबर क्या आया, E1 इंटू Z2 प्लस Z3 माइनस E2 इंटू Z2 अपॉन Z1 Z2 प्लस Z2 Z3 प्लस Z3 Z1। ओके, ये तो मिला हमें अध्यारोपण के प्रमेय से। किरचॉफ के नियम से I1 का मान भी हम देखेंगे तो सेम मिल रहा है। इसका मतलब
किरचॉफ के नियम से जो I1 का मान मिला वही मान अध्यारोपण के प्रमेय से मिला है, तो हम कह सकते हैं कि अध्यारोपण का प्रमेय भी सही है और यहां से अध्यारोपण का प्रमेय सिद्ध होता है। प्रमेय का कथन देखा और अध्यारोपण के प्रमेय का प्रूफ भी देखा। ठीक है, अब हम लोग, क्योंकि वीडियो हमारा काफी लंबा होता जा रहा है, इसलिए अध्यारोपण के प्रमेय पर आधारित न्यूमेरिकल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। एग्जाम्पल हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो आप जब नेक्स्ट क्लास को देखें उससे पहले इस प्रमेय को अच्छे से अध्ययन कर लेना। मैं PDF भेजूंगा, उसको भी देख लेना और यहाँ पर जो वीडियो है इसको भी पूरा आप लोग देख लेंगे। तब अध्यारोपण के प्रमेय पर आधारित न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको आसानी रहेगी समझने में। थैंक यू वेरी मच। फिर भी कोई यदि कंफ्यूजन रहा हो, कोई डाउट रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ओके, थैंक यू।